दिस इज रेखा पुष्पा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ और आप सभी का स्वागत है आपकी खुद के चैनल इन्फो टीचिंग में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी न्यू रिवीजन के अकॉर्डिंग न्यू सीरीज को, जो हमारी सीटेट पेपर 2 से रिलेटेड होगी और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे अपकमिंग ऑल टेट्स एंड सीटेट के लिए एज अ पेपर 2 के अकॉर्डिंग, जिसमें हम कवर करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर पुट किए जाएंगे उन्हें जरूर कंटिन्यू कीजिए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस हमारे ऑल टेट एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए और रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। बाकी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे अपने नंबर 1 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के अकॉर्डिंग माना जाना चाहिए? माना जाना चाहिए। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राथमिक स्तर क्या होता है, प्राथमिक स्तर नॉर्मली हमारा 1st to 5th तक होता है, ठीक है। तो 1st to 5th के लेवल के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर किसी भी टीचर के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी है वो सबसे मेन क्या होनी चाहिए। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि धैर्य और दृढ़ता। पेशेंस का लेवल सबसे ज्यादा होना चाहिए। इवन जो एंटिटी बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है ये उसमें भी आता है, पर वहां पर प्री प्राइमरी लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आ जाती है कि 6 to 8 लेवल पर अगर किसी भी टीचर की क्वालिटी के बारे में सबसे मेन जो क्वालिटी है वो कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। इवन ये 6 to 8 लेवल पर नहीं, इवन 12 तक के लेवल के लिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए उच्च स्तर पर बालकों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वहां पर बी ऑप्शन को चूज करेंगे। और आंसर 1 हमारा कब आएगा, जब प्राथमिक स्तर की बात की जाएगी, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो सबसे बेहतर तरीके को यहाँ से हमें छांटना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, या अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा हल करनी चाहिए या चर्चा करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, या डी ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षण की शिकायत करनी चाहिए। सबसे बेहतर तरीका क्या होगा इस सिचुएशन में, तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगर किसी भी अभिभावक को अपने बच्चे के प्रति कोई समस्या लग रही है तो उसे उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और उनकी शिकायतों को एज अ शिक्षक के अकॉर्डिंग उन्हें दूर करना चाहिए। तो ये ऑप्शन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर उस स्टेज को व्यक्त करेगा, जो ये अवस्था है उस स्टेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है जहां पर बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, सोचना विचार विमर्श करना प्रारंभ कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, 7 to एज की एज होती है यहाँ पर बच्चों की। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो घर में किसी न किसी से किसी भी टॉपिक के लिए विचार करना शुरू कर देते हैं, सोचने लग जाते हैं। इवन उनके माइंड में कहीं ना कहीं से नए नए क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एज के अकॉर्डिंग, इस अवस्था के अकॉर्डिंग ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है।
अब आप लोगों के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है कि ये सभी अवस्थाएं किसके द्वारा प्रतिपादित की गई हैं, किसके द्वारा दी गई है। इन सभी अवस्थाओं को किसने एज अ जनक के अकॉर्डिंग बताना है, फादर बताना है इन सभी अवस्थाओं का। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, मन के मानचित्रण से क्या अर्थ है या मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजनाओं से, मन के चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधानों से, या बोझ यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, मन का मानचित्रण। इसका मतलब होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधानों से। नॉर्मली अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि मन में विचार कर लेना। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में उसकी एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है, हम उसके बारे में मन में सोच लेते हैं, तो वो होता है हमारा मन की क्रियाशीलता या मन का मानचित्रण। और ये एक्चुअल में होना चाहिए किसी भी प्रति, मतलब किसी भी व्यक्ति के प्रति ये सोचना एक स्वाभाविक है, तो ये होना चाहिए मानसिक तौर पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। प्राथमिक स्तर के अकॉर्डिंग बताना है सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा समस्याओं को संबोधित करने का। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, उन वस्तुओं को आसानी से समझ सकते हैं और रुचि लेकर उन क्रियाकलापों को, उन एक्टिविटीज को आसानी से कर भी सकते हैं। तो सही आंसर हमारा इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों की कोचिंग करना, या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो कौन सा एक बेस्ट तरीका होगा शिक्षार्थियों के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने का? तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज ए ऑप्शन, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। इट मीन्स यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, उससे हम प्रश्न पूछने के जो अवसर है वो दे सकते हैं ताकि वो अपनी रुचि को आगे बढ़ा सके और अपने विचारों को रख सके। तो ये कुछ हमारी प्रतिभाएं होती हैं, कुछ ऐसे स्किल्स होती हैं जिन बच्चों के सामने हम रख सकते हैं और उनके अंदर एक अभिप्रेरणा जागृत कर सकते हैं क्रिएटिविटी को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। तो सही आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 7 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? इस क्वेश्चन को मैंने क्विज में पूछा था, जो हमारी व्हाट्सएप क्विज होती है वहां पर पूछा था, तो वहां पर ज्यादातर कैंडिडेट्स ने डी ऑप्शन दिया था। पर ध्यान रखेंगे अभी जो क्वेश्चन आया था जिसका आंसर डी ऑप्शन था, वो क्वेश्चन की सिचुएशन अलग है और इस क्वेश्चन की सिचुएशन अलग है। इसमें जीन पियाजे के अनुसार हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि अपने विचारों को या अपने विचारों से संबंधित बहुत सारी चीजों को सोचना प्रारंभ कर देता है, अपने विचारों पर ज्यादा बल देने की कोशिश करता है। तो वो कौन सी स्टेज में होता है? तो वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जहां बच्चा 12 से ऊपर यानी कि 11 या 12 साल से ऊपर का हो जाता है और वो क्या करता है इस स्टेज में अपने विचारों को महत्व देने की कोशिश करता है, जो एज अ नॉर्मली कहा जाए तो इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो इम्प्रूव होता है बच्चों का, उसी को लेकर विचार विमर्श करने की कोशिश करता है और उन्हीं से अपने मानसिक और शारीरिक विकास को भी कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें
विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो बहुत ही अमेजिंग आंसर है इसका। क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। सीखना समृद्ध हो सकता है, यानी कि सीखना कब प्रभावी हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, जब हम वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाएं और विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करके, यानी कि टीचर और जो विद्यार्थी है वो आपस में विचार विमर्श करके उसको कंटिन्यू करें, उसको और समझें और अभिप्रेरित हों बच्चे। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती या नहीं मानना चाहिए? जब भी ये क्वेश्चन आया इस तरीके का, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी किसी क्वेश्चन में नहीं, हाँ, सत्य, असत्य, ट्रू, फॉल्स, कम, ज्यादा, बेहतर है या नहीं बेहतर है, ऐसे क्वेश्चन हो तो ध्यान से आंसर दीजिए, क्योंकि एक बार अगर हमने OMR में आंसर फिल कर दिया और अगर वो गलत हो गया तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ऐसी सिचुएशन में गलत हो सकते हैं क्वेश्चंस आपके, तो ध्यान से करेंगे। अब यहाँ पर पूछा है कि विशेषता नहीं मानना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है, अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, या शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है या स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो कौन सा नहीं मानना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है जहां पर अधिगम प्राप्त होता है। कहीं भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बस उसे किसकी जरूरत होती है? एक टीचर की जरूरत होती है या एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे ज्ञान दे सके, जो अच्छा ज्ञान दे सके। तो ये होगा यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है जो दृष्टिबाधित है, यानी कि आंखों से वो देख नहीं सकता। तो डैश के विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए और विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्यों की छूट मिलनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट रहेगा उस बच्चे के लिए? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। क्योंकि सामान्य रूप यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि आज के टाइम पर जो शिक्षा है वो कौन सी शिक्षा चल रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन चल रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो आप लोगों को पता है, समावेशी शिक्षा, जहाँ पर हर बच्चे या हर कैटेगरी के बच्चे को एक साथ पढ़ाया जा रहा है और उन्हें सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो दी जा रही है, और साथ ही श्रव्य CD के माध्यम से उसे सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए, जो भी विद्यार्थी होती है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता या नहीं है? तो बताना है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो संबंधित नहीं है सामाजिक मनोवैज्ञानिक से, तो वो है हमारा इसका बी ऑप्शन, शारीरिक में या शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी आवश्यकता है? ये है शारीरिक आवश्यकता, याद रखेंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो है हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ये दोनों हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, जहां पर उस बच्चे का क्या होता है, दोनों ही तरीके से। वैसे हालांकि संज्ञानात्मक विकास को ही बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो विद्यालय और कक्षा के वातावरण से ही उसको मिलती हैं। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जा सकता है। किसे माना जा सकता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न, कक्षा में एकदम खामोशी या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति,
तो कौन एक संकेतक माना जा सकता है शिक्षण का अभिप्रेरित करने के लिए? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका बिल्कुल, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ये बच्चों में रुचि उत्पन्न करता है, तत्परता उत्पन्न करता है और उन्हें अभिप्रेरित करता है शिक्षण के प्रति। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? नहीं है के अकॉर्डिंग बताना है। वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखते हैं, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो बुद्धिमान बच्चे की जो क्षमता नहीं है, मतलब एज अ उसके सिम्टम या उसके लक्षण नहीं है, उसके जो एज अ फीचर्स के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा, तो वो है हमारा इसका डी ऑप्शन। जो लंबे निबंधों को जल्दी से रटने की क्षमता रखे वो नहीं मानी जाती बुद्धिमान बच्चों की एक क्वालिटी। क्योंकि नॉर्मल सी अगर मैं बात करूं, वो जो बच्चे होते हैं बुद्धिमान होते हैं, वो सबसे पहले उस चीज को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और रटने का मतलब क्या होता है कि वहां पर उन बच्चों को समझाया नहीं जा रहा, रटने के लिए दिया जा रहा है, और जब तक कोई चीज समझाई नहीं जाएगी वो उनके माइंड में लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी। रटने का मतलब है सिर्फ 5 मिनट तक उस चीज को याद रखा जा सकता है, लॉन्ग टाइम तक नहीं। इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो बुद्धिमान बच्चों का एज अ फीचर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझकर सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पैवलोव को, स्किनर को, कोहलबर्ग को या पियाजे को? तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये पेपर 1 में भी आया है और पेपर 2 में तो कंटिन्यू आता ही है। तो नॉर्मली बताना है इस स्टेटमेंट को, या इस स्टेटमेंट का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, पियाजे को। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर जो आपको एक्सप्लेन करके देना है कि ये 4 हमारे बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और इन चारों ने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर किया है, किसी न किसी एनिमल पर या किसी न किसी चीज को लेकर। तो आप लोगों को इन चारों के चारों पर्सन के अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में इनके या इन्होंने किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया उन एनिमल्स का नाम लिखना है अपने नेम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है हमारा, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन होगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कृतिका को बताई गई है, कृतिका के अकॉर्डिंग? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, उसके विचारों को विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है, इसीलिए वो अक्सर घर से ज्यादा विद्यालय में बात करती है। तो बहुत ही इजी है, और लास्ट ईयर के पेपर्स में ये आ चुका है, 2018 में भी इसे रिपीट किया गया है, 2019 में भी ये रिपीट आया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाज शास्त्र? तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल इजीली आप बता ही देंगे, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक नई दिशा में सोचने की योग्यता बनाती है या योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका बिल्कुल सी ऑप्शन, यानी कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। जो अभिप्रेरणा है यानी कि जो मोटिवेशन है वो सीखने की प्रक्रिया को कंटिन्यू करता है, उनके प्रति एज अ रुचि यानी कि इंटरेस्ट, और उनके सीखने की तत्परता को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु? तो किस और संकेत करती है पाठ्यचर्या? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि
विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं वो चीज शामिल होती है किसमें, पाठ्यचर्या में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन इसलिए हालांकि मुझे थोड़ी और ज्यादा क्वेश्चंस कंटिन्यू करने थे, बट मैं आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देखना चाहती हूँ लाइक इट के जरिए और सब्सक्राइबर के जरिए। तो जितना मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों का मिलेगा और रियल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस और रेगुलर सीरीज में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जो खेल पद्धति का जो मूल रूप है वो किस पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, जिससे क्या होता है बच्चे खेल खेल के जरिए बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। और ज्यादातर ये कौन सी कक्षाओं में होता है, प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल की कक्षाओं में होता है कि जो प्लेवे मेथड होता है उसी के जरिए ज्यादातर एक्टिविटीज करवाई जाती है ताकि बच्चे इनसे बहुत ज्यादा सीख सकें और उनका डेवलपमेंट भी हो सके। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए। हालांकि पेपर 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसी से रिलेटेड। तो आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहिए, लाइक इट एंड कमेंट करके आप लोग अपने आंसर्स को और क्लास कैसी लगी और रेगुलर सीरीज आप लोगों को चाहिए नहीं चाहिए पॉजिटिव फीडबैक जरूर दें ताकि मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर सकूं आप लोगों के लिए क्लासेस। बाकी आप लोगों को पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आप लोगों को रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, और फॉलो कीजिए मुझे एवरी लिंक के अकॉर्डिंग ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट रेगुलर मिलता रहे। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू योर प्रिपरेशन बेस्ट विद एम फॉर टीचिंग। थैंक यू।